फैज़ आलम जी, बिहार का चुनाव है और आप भी बिहार से आते हैं और एक बड़ा सवाल उभर के आ रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में या फिर ओबीसी जहाँ पर पिछड़ा वर्ग है या फिर एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर वोट काटने की कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी या फिर जो मौजूदा सरकार है वो कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं काटेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में आने की कोशिश करेगी, चूँकि वो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है। और आपने देखा कि पिछली बार 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट कमाई तो थी। फिर ये आधार कार्ड पर हाहाकार कैसा मच रहा है? लोग तो कह रहे हैं हमारा वोट काट दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं वोट नहीं काट रही है भाजपा या सत्ताधारी पार्टी। नहीं, तो वो एक सेंस अलग हो गया। अगर वोट के माध्यम से वोटर्स के वोट को माफ़ कीजिएगा, वोटर वेरिफिकेशन के माध्यम से वोटर्स के वोट को काटने की कवायद अगर की जा रही, जैसा कि विपक्ष का इल्ज़ाम है, हम नहीं कह रहे हैं, तो ये एक दूसरा सेंस हो जाता है। अगर राजनीतिक मैदान में चुनाव लड़ने की अगर बात की जाए तो उसमें भाजपा वोट कटुआ नहीं हो सकती है। भाजपा तो सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही है, आरजेडी सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही है। हालांकि ये कहना कि सत्ता में आने की कोशिश तो हर एक राजनीतिक पार्टी करती है तो गलत नहीं होगा। फिर भी इल्ज़ाम लगता है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो वोट काटने के लिए मैदान में आ जाती है। अगर वोटर्स वेरिफिकेशन की बात की जाए तो ये विपक्षी आरोप नहीं लगा रहा है, जनता के भी बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे बयानात सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड सब मान्य है। तो फिर हाँ, ठीक है, वो इल्ज़ाम लग रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भरपूर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर के काफ़ी हंगामा भी कर रहा है और लोगों में नाराज़गी भी है, इससे इनकार नहीं किया सकता। मैं खुद बिहार से आता हूँ, मैं वहाँ का वोटर हूँ, तो मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है कि लोगों में नाराज़गी है, चूँकि वक्त बहुत कम दिया गया और बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसका अनाउंस कर दिया गया, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी परेशानी है। जो बीएलओ बहाल किए गए हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एक कम वक्त में इतने बड़े वोटर्स के वोट को वेरीफाई करना बहुत टफ काम हो सकता है। हालांकि एक दलील ये दी जाती है कि 2003 में भी तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन 2003 में इस तरह से नहीं हुआ था जो इस तरह से इस बार किया जा रहा है। बहुत कम है ना इस बार। जी, वक्त बहुत कम है। जो सत्ता पक्ष है, खास करके भाजपा का कहना ये है, अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, तो भाजपा का ये कहना है कि उस वक्त तो 31 दिनों में हो गया था, लेकिन उसके लिए एक माहौल बना था, फिर वोटर्स भी कम थे, अभी वोटर्स ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्शन का वक्त भी काफ़ी नज़दीक है, तो काफ़ी उहापोह की स्थिति है। हालांकि एक आंकड़ा आया है जिसमें ये कहा गया है कि लगभग 32 लाख के आसपास वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म ही रिसीव नहीं किया है, जो 4% के आसपास बनता है। तो अगर उन्होंने फॉर्म रिसीव नहीं किया है तो अब जो 2, 4, 5, 6 दिन जो बचे हैं उसमें क्या कुछ निकल कर के सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दिलचस्प बात तो तब देखने को मिलेगा जब वोटर्स के वोट को वेरीफाई करने के बाद पब्लिश किया जाएगा, तो उसमें देखने वाली बात ये होगी कि कितने वोटर्स के वोट को काटा गया है या कितने उसमें ऐड भी हुए हैं, जोड़े भी गए हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो वहाँ इल्ज़ाम लगाया गया था कि वोटर्स को जोड़ दिया गया है वैसे वोटर्स को जो वोटर्स हैं ही नहीं वहाँ महाराष्ट्र में, और यहाँ ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वैसे वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही, कवायद की जा रही है जो उसमें वोटर्स हैं, यानी वोट डालने वाले हैं, मतदान करने वाले हैं, मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। चुनाव आयोग को क्लियर करना चाहिए, तस्वीर साफ करनी चाहिए चुनाव आयोग को। फैज़ आलम जी, जिस तरीके से इस बार भारत के अंदर पहला राज्य बिहार ऐसा है जहाँ पर जातिगत जनगणना हो चुकी है, तो जातिगत जनगणना के आधार पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है सब लोगों को पता है, कहाँ माइनॉरिटी का वोट है, कहाँ ओबीसी का है, कहाँ एससी एसटी का है। तो क्या मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी इस बार मुस्लिम चेहरे उतार सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। किशनगंज से तो शहनवाज हुसैन चुनाव जीत भी चुके हैं लोकसभा का, तो ये नहीं कहा सकता। हालांकि वोट माफ़ कीजिएगा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने कम उम्मीदवार उतारती है अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की बात की जाए, बल्कि कहीं कहीं तो उतारती ही नहीं है। लेकिन जो सीमांचल का इलाका है बिहार में, वहाँ मुस्लिम मतदाताओं का बहुत अच्छा असर है, यानी कि परसेंटेज की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है वहाँ मुस्लिम मतदाताओं की। आपको याद होगा 2020 में तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। हालांकि अख्तरुल ईमान को छोड़ करके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर कई तरह के इल्ज़ाम भी लगाए थे। आपने एमआईएम का जिक्र किया है, एआईएमआईएम का,
तो अख्तरुल ईमान साहब तो इस बार गठबंधन की मांग कर रहे हैं कि हमें गठबंधन में लिया जाए, लेकिन ऐसा होता गया नहीं है। दिखाई दे रहा है, ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि वो महागठबंधन में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। क्योंकि एक खबर यह है कि आरजेडी ने मना कर दिया। हालांकि राजनीति में कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी तो अनाउंस भी नहीं हुआ है, गठबंधन हो भी सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता। किसने सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस सपोर्ट करेगी, एनसीपी सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए राजनीति में कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते हैं आप तो। लेकिन फिलहाल अभी जो तस्वीर है वो ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महागठबंधन में शामिल नहीं है। जन सुराज ने भी असर छोड़ने की कोशिश की है, प्रशांत किशोर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये वोटर्स के बीच में जाकर के अपने लिए वोट लेकर के आ जाएंगे, ये कह पाना अभी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उधर वीआईपी आप देखिए, जो वीआईपी कल तक इनका हिस्सा थे, आज वीआईपी वाले तो गठबंधन का हिस्सा है, तो प्रशांत किशोर से तो ज़्यादा ही वो अपने पास वोट बैंक रखते हैं। नहीं, वीआईपी वाले आज नहीं गठबंधन का हिस्सा हुए, बल्कि लोकसभा चुनाव में ही हो गए थे। हाँ, हालांकि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे और तीनों सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार वीआईपी जो मुकेश सहनी हैं, मुकेश सहनी उसकी क़यादत करते हैं, वीआईपी इस बार जो है वो महागठबंधन में शामिल हैं। वीआईपी के जो मुकेश सहनी है वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसी वो ख्वाहिश रखते हैं। ये तो तब होगा जब महागठबंधन सत्ता में आ जाए। बहरहाल ये तो आगे की बात होगी। हाँ, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या ऐसा माना जाएगा, क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होंगे कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए ऑफर कर दिया जाए और जब सत्ता में आए तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए? हालांकि ऐसी सिचुएशन में फिर दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस भी बड़ी सहयोगी पार्टी है आरजेडी की। सीपीआईएमएल की अगर बात की जाए तो पिछली बार 12 सीटों पर सीपीआईएमएल माले ने चुनाव जीता था। तो बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो। प्रशांत किशोर आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, वोट बैंक उनका शायद बढ़ जाए, परसेंटेज बढ़ जाए, लेकिन चिराग पासवान तो बिल्कुल ऐलान कर चुके हैं कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे इस बार। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? नहीं, अभी जेपी नड्डा साहब से मुलाकात भी करी है उन्होंने ऐलान किया है ये दबाव की पॉलिटिक्स हो सकती है, वो दबाव बनाना चाहते हैं। 2020 में उन्होंने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ एक सीट पर उन्हें जीत मिली थी, यानी कि एक सीट पर जीत का पताका लहराने में कामयाबी मिली थी। और ज़्यादातर सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारा था, जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान उठाना पड़ा था और जिसकी वजह से बड़ा रस्साकशी का माहौल बना था। हालांकि अब चिराग पासवान इस तरफ है, पशुपति पारस उस तरफ है, यानी महागठबंधन में जाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं, शायद वो चले भी। तो आपको नहीं लगता चिराग पासवान के बयान से कि जनता को गुमराह करने की कोशिश है? अगर जीत के भी आते हैं तो जाना तो फिर एनडीए के साथ ही है उनको। नहीं, ये तो तब ना कि जब वो अकेले चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा ज़रूर है, दबाव बनाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन वो एनडीए में हैं, केंद्र में अभी मंत्री हैं वो। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जा सके गठबंधन के तहत। अब कितनी सीटें उन्हें मिलती है ये देखने वाली बात होगी। अकेले वो चुनाव लड़ेंगे ऐसा मेरा मानना है कि शायद ये मुमकिन नहीं है उनके लिए इस बार। पिछली बार तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, इस बार हालांकि उन्होंने वक्त पर ये बात कही है, लेकिन वो अकेले लड़ेंगे ये मेरा मानना है कि शायद इस बार मुमकिन नहीं है। चूँकि पारस जी जो है, पशुपति कुमार पारस, जो उनके चाचा हैं, जिनकी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ हो गई। हाँ, दो फाड़ हो गई, तो वो अब उस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, महागठबंधन की तरफ। तो कमोबेश वो इधर ही रहेंगे ऐसा मेरा मानना है। हालांकि नीतीश कुमार पर बहुत ज़ोरदार तरीके से हमलावर थे 2020 चुनाव की अगर बात की जाए, और कई मौक़ों पर चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन वो इस बार एनडीए में ही रह करके चुनाव लड़ेंगे ऐसा लग रहा है। वैसे मैंने पहले ही कहा है आपको कि कुछ नहीं कह सकते हैं पॉलिटिक्स में कब क्या होगा। चलिए, पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयास तो लगाए जा सकते हैं। जैसे आपने जनसुराज की बात की, तो प्रशांत किशोर का ऊँट किस करवट बैठता नजर आ रहा है आपको? कहाँ जाएंगे अगर उनको कुछ सीटें हासिल हो जाती हैं तो? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में दोनों तरफ से बातें निकल करके सामने आ रही। महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि वो हमारे वोट को काटने के लिए चुनावी मैदान में है, एनडीए वाले कह रहे हैं कि वो हमारे वोट को काटने के लिए चुनावी मैदान में है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ बहुत अच्छे नेताओं का भी जुड़ाव हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो प्रशांत किशोर कितनी सीटें लाने में कामयाब होते हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर ज़्यादा सीटें उनको आ जाती हैं, अगर मान लें, थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूँगा, मान लें कि अगर हंग असेंबली हो जाए और प्रशांत किशोर को 10 से 15 सीटें आ जाए, तो जाहिर सी बात है वो किंग मेकर हो सकते हैं, उनकी पूछ बढ़ सकती है। लेकिन किसी एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत, मेरा सवाल ये था कि ऊँट किस करवट बैठता ज़्यादा, इसीलिए तो ऊँट
करवट बैठने की तो बात कर रहे हैं कि तब वो मायने रखता है। तब देखने वाली बात, मान लें कि किसी भी अलायंस को बहुमत ना मिले, महागठबंधन को बहुमत ना मिले, एनडीए को बहुमत न मिले और प्रशांत किशोर को 10 से 12 सीटें आ जाए, 15 सीटें आ जाएं, तो उनकी पूछ बढ़ जाएगी। तब ये कहा जा सकता है वो किस करवट बैठेंगे। अगर किसी को पूर्ण बहुमत आ जाए, मान लिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत आ जाए या एनडीए को पूर्ण बहुमत आ जाए, तब प्रशांत किशोर को 10 सीटें आ जाए, 12 सीटें आ जाएं, तब प्रशांत किशोर की प्रासंगिकता कम रहेगी। हाँ, तब उन्हें ज़्यादा डर रहेगा। डर ये रहेगा कि उनके जो विधायक अगर जीत करके आते हैं तो वो कहीं ऐसा ना कि सत्ता की तरफ, सत्ता के लालच में चले जाएं। अमूमन ऐसा देखने को मिला है। मतलब आपका कहना साफ है कि उगते सूरज को सलाम करना ज्यादा पसंद करेंगे प्रशांत किशोर? नहीं, ये कह नहीं सकते कि पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा होता है अमूमन। आपने देखा कई बार, आपने देखा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई, शिंदे चले गए, अलग बना लिया उन्होंने गुट, वो मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र में। तो ऐसा अमूमन देखने को मिला है, छोटी पार्टियां टूट जाती हैं। अभी हमने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिक्र किया, 5 विधायक जीत करके आए, 4 आरजेडी में चले गए। तो छोटी पार्टियों को ये डर सताता रहता है, खास करके जो नई नवेली पार्टियां होती हैं उन्हें ज़्यादा ही डर होता है। हालांकि हर जगह ऐसा हो नहीं कह सकते। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, नई नवेली पार्टी थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीत मिला, तो इसलिए आम आदमी पार्टी नहीं टूट सकी या उसके विधायक नहीं जा सके। लेकिन छोटी पार्टियां अमूमन ऐसा होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन ऐसा अमूमन देखने को मिला है राजनीति में। तो इसलिए अब जब नतीजे आएंगे तब समझ में आएगी बात, कौन कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। नतीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। चलिए, जब नतीजे आएंगे तब सब कुछ साफ होगा और आईने के पहलू तमाम खुलकर आएंगे। लेकिन अभी फैज़ आलम फैज़ी की बातों से आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और कमेंट के माध्यम में अपनी हाज़िरी ज़रूर दर्ज करा दें कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनती देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।